बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास वगैरह देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और इस चैप्टर को बाइंड अप भी कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन था, मूल कॉन्सेप्ट, वो हम सबसे पहले पढ़ चुके, राइट। आज हम लोग शुरू करेंगे कि एटम्स क्या हैं, एटम को कैसे डिफाइन करेंगे और एटम क्या क्या होते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों को एटम के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो ये चैप्टर नंबर 4 के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, इसलिए बताऊंगा तो सही, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से NCERT में दिया गया है। यानी कि आज की क्लास हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होने वाली है और उसमें केवल वही चीज़ें डील करेंगे हम लोग जो NCERT में लिखा गया है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, एटम क्या है। अगर मैं एटम को डिफाइन करूँगा तो एटम कैन बी डिफाइन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या बोला बेटा मैंने? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या मतलब है इस बात का? देखो, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक नाम की चीज देखी गई है। अब ये ब्लॉक नाम की चीज क्या है, आइए इस चीज को देखते हैं। मैं आपसे अगर बोलता हूँ हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है बिल्डिंग की? सेल। यानी कि जो मेरी पूरी बॉडी है इसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ऐसे ही अगर एक मैट, जैसे इस बॉल की बात करूंगा मैं, तो इस बॉल का बेसिक यूनिट क्या है? एक ईंट। एक ईंट से पूरी बॉल बनी है। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं किसी भी मैटर की बात करूंगा तो उसका बेसिक यूनिट होगा जिससे वो बना होगा मैटर मिलके, वो क्या होता है हमारे पास? एटम। ठीक है। अब तक तो हम लोगों को इस चैप्टर में ये आइडिया तो नहीं लगा है कि एटम फर्दर और के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे कुछ, मतलब अब ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं बता सकता, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट मैंने सोचा है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये तो इमेजिन हो जाएगा कि न्यूक्लियस कैसा रहा होगा, साइंटिस्ट ने क्या सोचा रहा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, राइट। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वी आर नाउ स्टार्टिंग विद अ एटम। एटम की अगर मैं बात करूंगा तो आपसे पूछा जाता है कितने बड़े एटम होते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम। तो बेटा एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है। एटम का साइज इतना छोटा होता है कि आपकी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नेकेड आई लिखा हुआ है तो मैं क्या पढ़ूंगा इसे? नंगी आंख, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एटम का साइज इतना छोटा होता है कि ये 10 की पावर -9 मीटर, जिसको हम लोग 1 नैनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना छोटा हमारे पास इसका साइज रहता है। नेक्स्ट जो आपके पास एटम होता है बेटा, ये हमारे पास जब कंबाइन होता है तो आपको क्या देता है बेटा? मॉलिक्यूल देता है। तो एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। देखो बेटा, एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो एलिमेंट फॉर्म होके कंपाउंड देता है। ध्यान सुनना इस चीज को, एलिमेंट फॉर्म होके कंपाउंड देते हैं और एटम फॉर्म होके हमारे पास कर देते हैं मॉलिक्यूल। बात सेम है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे H का एक सिंगल की बात करूंगा तो एक एलिमेंट है ना, वही उसको एक एटम बोल रहा है। एक हाइड्रोजन का एलिमेंट या एक हाइड्रोजन का एटम। अब यहाँ पे अगर मुझे डिफाइन करना है मॉलिक्यूल्स को, तो एटम कंबाइन हुए, H और H के एटम कंबाइन हुए, तो उसने H2 कंपाउंड दिया, राइट। H2 का मॉलिक्यूल दिया बस। समझ में आया? तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर एटम की बात आएगी तो जब एटम कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन, जिन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया था और उनके हमने पोस्टुलेट्स भी पढ़े थे। जॉन डाल्टन साहब ने पहली बार इस्तेमाल किया था कुछ ऐसे चित्रों का जिनको देखकर लोग कहते हैं अच्छा ये वाला चित्र, ये देख बेटा ये सल्फर का है, अच्छा ये देख इसमें 2 गोले लग रहे हैं बीच में, ये मरकरी का है,
जिसमें प्लस लग रहा है, ये किसी का है, ये किसी का है। तो आपकी बुक में नीचे की तरफ एक पिक्चर दिखाई गई हैं जहां पर आपको डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल दिए गए हैं। इन सिंबल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये डाल्टन साहब ने सिंबल दिए, राइट। लेकिन बात तो बनी नहीं। बात क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि हमारे पास जो डाल्टन साहब थे उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने काम सही दिया। अब यहाँ पर बात क्यों नहीं बनी थी, पहले इस चीज को समझ लो। एक्चुअल में क्या था कि सिंबल खत्म होते जा रहे थे। अब यार इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो कुछ जो उस समय पर एलिमेंट मिल गए, ठीक है, जितने नाम रख दिए। फिर उसके बाद बर्जीलियस ने कहा यार ऐसा करो, इन सिंबल्स ले लेते हैं, इनकी जगह चित्र बनाना छोड़। जिसने कहा जो एलिमेंट का पहला नाम है उसे रख दो, जो एलिमेंट का पहला लेटर, जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H। तो इस जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है बताओ? तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? H। उसने कहा वाह 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 वाह, क्या बात कही है, वाह। हीलियम ले, उसने कहा बताइए क्या हो गया? डाल्टन ने कहा उससे, बर्जीलियस से, बताइए क्या करेगा? BH रखेगा। क्यों दिक्कत ले रहा है? जिसमें सेम हो उसमें दूसरा वर्ड छाप दिया, तो He लिख दिया इसने, ठीक है। अब उसने कहा अच्छा ये बता, तेरी सारी बात मैंने मान ली, जब तक तू सही कर रहा था मैंने मान लिया, चल अब तू बता सोडियम का क्या तू S लेगा? S सल्फर का क्या है? O ले ले। S हो तो भाई किसी और का होता है। फिर क्या किया? तो बेटा ऐसा नहीं था कि सारे नाम हम लोगों ने अल्फाबेट से, कुछ नाम हमने एक्चुअल में वहां से भी देखे थे जो वो लोकल जगह पर पाए जाते थे। जैसे सोडियम जहां पर पहली बार मिला था उस जगह पर उसको नाट्रियम बोलते थे, नाट्रियम में नाटोरियम ऐसे कुछ बोलते थे। तो वहां से इन्होंने एक काम करा, इसका नाइट्रोजन डिस्कवर हो गया था, इसका Na ले लो भाई सोडियम, तो वहां से क्या नाम पड़ गया उसका? Na, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि हमारे पास हर एक उससे ही लिया गया है ना। तो हर एक एलिमेंट के नाम की कहानी अलग, समझ में आ रहा है? अब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे नाम डिस्कवर होते गए, ये हो गए, वो हो गए, ये हो गए, बहुत सारे। अब एलिमेंट तो हमारे पास 100 से भी ऊपर है, 110 112 ऐसे एलिमेंट है ना। तो आज हम लोग जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके नाम, अब एक्चुअल में क्या था कि अब जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जा रही है, हर किसी के पास जो क्या आ रही है, फैसिलिटी आ रही है भैया। तो क्या हुआ, एक एलिमेंट जो है एक जगह पर फाइंड किया गया है ना। अब उसमें लड़ाई हो गई, यूएस वाले बोलते हैं तो हमने डिस्कवर किया है, रशिया वाले कह रहे हैं हमने डिस्कवर किया है। यूएस और रशिया की वैसी नहीं बनती है ना। तो भैया लड़ाई हो गई, तो क्या हमने बनाया, रशिया कह रहा है ऐसे कैसे हमने बनाया है। तो भैया इस लड़ाई को सुलझाने के लिए कौन आता है बीच में? IUPAC। फुल फॉर्म क्या है बता रखी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद नहीं है किसी को? है फिर बोला क्यों नहीं किसी ने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, आप बोल रहे हैं अच्छा अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपके पास IUPAC की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इसने कहा 100 तक के जो एलिमेंट है, 99 तक के, 100 तक के तो ठीक है, लेकिन 101, 102, 103, 104 ऐसे एलिमेंट आएंगे, तो उनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे इस बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग आपको आज एक चीज बताने जा रहे हैं और उसी के हिसाब से आप अपने काम करते रहना। उसने कहा 1 से लेकर 9 तक लिख लो जी। उसने कहा 1 से लेकर 9 तक लिख लो। 1 को लिख दो उन, इसको लिख दो बाय, इसको लिख दो ट्राई, इसको लिख दो क्वाड, इसको लिख दो पेंट, इसको लिख दो हेक्स, नालायकों, इसको लिख दो सेप्ट, इसको लिख दो ऑक, इसको लिख दो निल, ठीक है। अब उसने कहा सपोज करो आपके पास कोई एक एलिमेंट आया,
और उस एलिमेंट का नंबर है 114। क्या नंबर है? 114। तो इसका जो नंबर है 114, ये हम लोग कैसे देंगे आइए देखते हैं। 1 में हमारे पास क्या है? उन, तो यहाँ पे लिख दो पहले उन। फिर दूसरा क्या डिजिट है? उन, तो लिखो इसे उन। लास्ट में क्या है? 4, चारों क्या लिखेंगे? क्वाड, उन क्वाड। और लास्ट में ईएम लगा दें, तो क्या हो जाएगा? उन क्वाडियम। तो लड़ाई खत्म ना। अगर भविष्य में सपोज करो उस बच्चे ने जो सोता रहता है क्लास में, उसने कह दिया कि सर मैंने 281 एलिमेंट वाला खोज कर दिया, तो ये कहेगा मेरे नाम पे रख दो? नहीं हो सकता ना। आईयूपीएससी के पागल हो गया, क्यों रख दें तुम्हारे नाम पे? तुम कह रहे हो हमने ढूंढा है, वो कह रहा है हमने ढूंढा है, वही इसका नाम क्या हो जाएगा? बाय ऑफ उन। 66 को क्या बोलते हैं? 66 को क्यों लिखेंगे? 66 तो 100 छोटा है। 57 से लेकर और 71 तक अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में आते हैं, जहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो 166 का लिख सकते हैं, है ना। वैसे इसका जो होता है 66 का डीवाई, तो जो पूछना था वो तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। मैं समझ गया बेटे तुम्हारी हरकतें। अच्छा, अब जो भी वैल्यू है ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि 100 से ऊपर की नेमिंग हमारे पास कैसे। क्लियर? साइज आपने देख लिया, साइज एटम का काफ़ी छोटा होता है। इट इज़ नॉट विजिबल अंडर द नेकेड आई एंड यू नीड अ माइक्रोस्कोप। द साइज ऑफ एटम कैन बी वेरी स्मॉल एंड इट मे बी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब एटम का मास कितना होता है? तो मैंने आप लोगों को जब मोल कॉन्सेप्ट समझाया था वहाँ पर आप लोगों को साफ साफ बताया था कि एटम का जो भी हम लोग मास लेंगे वो हम लोग 1/12 मास ऑफ कार्बन के 12th आइसोटोप का लेंगे। आइसोटोप आइसोबार में वहाँ पे समझा चुका हूँ, और बाकी जो आएंगे चैप्टर 4 में मैं आपको वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा। राइट? यहाँ पर आप लोगों के पास किसी का भी जो मास आता है वो कैसे निकाला जाता है? एक AMU जो मास निकाला जाएगा बेटा एलिमेंट को हम लोग किसकी टर्म देते हैं? एक AMU। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और ये किसका है? एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है? ये समझ में आया? कैसे आया? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 का मतलब 12, तो 1/12 × 12 करेंगे तो 1 ग्राम। तो जितने भी हम लोग रेस्पेक्ट में देंगे, किसी के भी रेस्पेक्ट में मास दे रहे होंगे, वो अगर AMU लिया होगा तो वो किसके बेस पे लिया होगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के बेस पर लिया गया होगा। अभी इसके बारे में और जो डिटेल्स हैं 1.6 प्रोटॉन का मास, फिर वो सब चीज़ें अभी इतना जानने की हमें ज़रूरत नहीं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर है? इसके बाद क्या है बेटा? मास के अलावा एक बार दिखाना को, और तो कुछ नहीं छूटा इसमें पीछे से ना। वो माइक्रोस्कोप से हम लोग आज काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं। हाँ, ये दिया है कॉपर का नाम साइप्रस से लिया गया है ना। कुछ नेम कलर से लिए गए हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड का नाम क्यों लिखते हैं? इंग्लिश में गोल्ड का मतलब क्या होता है? येलो होता था, हैं? हाँ, सुनहरा मेरे लाल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरा है आपको इसमें जो सिंबल लेते हैं, इसमें जैसे HE लिखते हैं, हीलियम लिखा मैंने, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पहला नाम कैपिटल, दूसरा नाम हमेशा स्मॉल। ठीक है, दूसरा अल्फाबेट क्या रहेगा इसका? हमेशा स्मॉल रहेगा। तो ये आप लोगों के पास बोले गए हैं। ठीक है, पोटेशियम नाट्रियम ही था सोडियम का, पोटेशियम का नाम कालियम था, तो KALIUM कालियम, तो उसने कह दिया K लिख दो इसको। ठीक है, ये सारी कहानी थी। सिंबल फॉर एलिमेंट मैं आप लोगों को 30 तक के एलिमेंट्स का बता चुका हूँ। ठीक है, वो आपको याद करना ही है। एटॉमिक मास में अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक मास किस तरीके से होता है, आइए बात करते हैं। देखो, जैसे कि इसने बोला एटॉमिक मास में लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड,
CO क्या होता है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो एटॉमिक मास आएगा ये कैसे आएगा ये देख लेते हैं एक बार। कार्बन का मास कितना होता है? 12। इसका मास कितना होता है? 16। इसका रेशियो करें तो कितना आएगा? 3/4। तो सिंपल ये है, 3 मास जो आपके पास कार्बन का होता है वो 4 मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। नहीं समझ में आया? मतलब समझो ये CO का मॉलिक्यूल होता है, तो जब भी ये मॉलिक्यूल बनेगा तो 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन मिला होगा उसमें। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारे पास ये होता है, तो ये यानी कि हमारे पास आप कह सकते हैं कार्बन, अगर सिंपल कार्बन के टर्म्स में है तो आप कहेंगे कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ थी। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन का जो मास था बेटे वो हमारे पास कितना आया, मतलब जो नेचुरल मास जिसको हम लोग आज सबके पास लेते हैं वो कितना आया? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास IUPAC ने रिकमेंड किया था कि आपके पास बहुत सारे एटॉमिक मास यूनिट थे, तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो ऑक्सीजन को लिया था। ऑक्सीजन को लेने के पीछे मेन कारण क्या था इस चीज़ को जानते हैं बेटा। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट था जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो रहा था और उसके कंपाउंड बना रहा था, और इससे हमें मास निकालने में आसानी हो रही थी। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको मास परसेंटेज निकालना सिखा रखा है, तो अगर कोई दो चीज़ें मिला के ऑक्सीजन का मास हमें पता है, दूसरे एलिमेंट का मास हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मैंने निकलवाया अभी हुआ है, जैसे C6H12O6 में परसेंटेज मास ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन 1961 में IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया कार्बन 12 का आइसोटोप ही हमारे पास उसका 1/12 मास क्या माना जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड मास, जिसको आप लोग एक एटॉमिक मास को हम लोग देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके बुक में वो दिया है, कहता है एक तरबूज वाले के पास जाओ और उस तरबूज के 12 हिस्से करवा दो। पहला तरबूज आए तुम्हें थप्पड़ मारेगा, कहेगा भैया अब इस 12 के हिसाब से हमें दे दे दो। अगर हम तो उसके यूनिट हो जाएगी FMU, फ्रूट मास यूनिट, है ना। पागलपंती वाली बात है, 1 किलो है तो 1 किलो दे दो ना, आराम से काम क्यों खत्म कर। खामोगा तरबूज वाले का भी सिर दर्द, तुम्हारा भी सिर दर्द। तो वो अब जो अगले मास देगा वो आपके पास एक बाट में क्या रखेगा, तरबूज का 1/12 का तो एक हिस्सा, कहता है कितना मास चाहिए, कहता है 4 ग्राम चाहिए, तो वो कितना रखेगा, 4 पीस जो उसने काटे 12 का, उसके बराबर का नाप के दे देगा कि भैया 4 के बराबर। समझ में आया? यही जो आपको यहाँ पर है इसने दिया है। तो अगर आपको अब केले चाहिए, उसका केले कितने चाहिए, क्या है 4 ग्राम। क्या हंस रहा है, केले में हंसी आ रही है तेरे को, हैं? बहुत तेज हो रहे हो बेटा। वो उससे पूछ क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? इसकी बात सुन के हंस रहा है तू बड़ा। नीचे क्या देख रहा था फिर? है ही नहीं। ये कैसी कैसी बातें करवा रहे थे। चलो क्या कह रहा है, बाहर मिलियो। पीछे से आवाज आई होगी फिर। अच्छा अब देखो कि तरबूज तक समझ में आ गया। वो लेने गया संतरे, कह भाई संतरे दिए 1 किलो, तो उसने संतरे के लिए 4 अपना जो बना रखा हुआ उसने 4 अपने तरबूज के सेट रखे इधर, 1 2 3 4, कह दे लो भैया 1 किलो। कह रहा यार ये बड़ा सही है सिस्टम, समझ में नहीं आया। फिर अगला गया, वो सेब लेने गया, उसने कहा 1 किलो सेब दियो, तो वो अगेन वही करता, 4 वो रख लेता अपने तरबूज के वो, और कहता है लो भैया सेब ले लो। यानी कि यहाँ पर उसने क्या करा कि तरबूज को रेफरेंस बना दिया ना बेटा, कि तरबूज के जो 4 मास है उसको जो काटा उसने वो 1 किलो के इक्वल थे। तो अब जब भी कोई चीज़ मांगेगा वो इन रेफरेंस टू तरबूज लेगा, कि उसने जो चीज़ ले ली वो फ्रूट मास यूनिट ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे FMU दे रखा है फ्रूट मास यूनिट, तो मतलब रिलेटिव फ्रूट मास, यानी कि जो भी आपके पास अगला वेट आएगा वो आप किसके रेस्पेक्ट में दोगे, वाटरमेलन के रेस्पेक्ट में दोगे। चाहे आपको सेब लेना हो, चाहे आपको संतरा लेना हो, चाहे आपको केला लेना हो, चाहे आपको केले नहीं हो, जो भी लेना है उसी के हिसाब से आपके पास यहाँ पर आएगा। तो रिलेटिव मास अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव मास क्या है, एवरेज मास ऑफ 1/12 ऑफ द एलिमेंट, किसका, कार्बन के 12 आइसोटोप का। ये कहानी थी। ठीक है, एटम्स की बात अगर हम लोग बात करेंगे तो एटम एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, गलत। एटम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, एसर्शन रीजन में आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आंसर गलत है।
एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर एटम कंबाइन होकर एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, या फिर आयंस की फॉर्म में होंगे। फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत अनस्टेबल होते हैं सर फ्री फॉर्म में। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या किसी से जुड़ के मॉलिक्यूल बना लेंगे, बट ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपसे यही चीज़ बोली गई है कि आपके पास क्या है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास देखा है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। हो जाएगा, एएमयू को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट बोला है आपसे एटम कैन नॉट पॉसिबल टू सी एटम विद नेकेड आइज बिकॉज द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल and it is not able and we are not able to detect it with the help of our naked eye। इसे पहन के भी नहीं देख सकता, वैसे तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। and the size is very small as compared to that of normal case जो कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है। जब एटम कंबाइन होता है उन्हें केमिकली होल्ड करके रखता है टुगेदर एक ग्रुप में, तो एटम कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, molecule can be defined as smallest particle of element or a compound that is capable of independent existence। ओह, क्या मॉलिक्यूल कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का आंसर है यस। ये एटम के कंबाइन होने से तो मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि एटम खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि एटम थक रहा था, स्टेबल नहीं था, तो उसने कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल। अब जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहा है तो मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो क्या मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, आपका आंसर है यस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन अ स्टेबल फॉर्म बट एटम्स डू नॉट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर एंड आर हेल्ड बाय टाइट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से हमारे पास एलिमेंट्स आते। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पर। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की अगर हमारे पास बात करते हैं तो कई तरीके के होते हैं। पहला होता है मोनोएटॉमिक, फिर होता है डायएटॉमिक, फिर होता है ट्राइएटॉमिक, फिर होता है टेट्राएटॉमिक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं होता क्या है। एटॉमिसिटी होती है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स एक टाइम पे आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी नोबल गैस एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनन, क्रिप्टन, ये रिएक्ट नहीं करते। ये ग्रुप 18 में आता है। सबसे लास्ट में हम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे क्लास 11 में, क्योंकि 10 से हटा दिया गया है। लेकिन आप लोग की किस्मत तो खराब है कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप तो 10 वो भी पढ़ोगे जो कटा हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना भाई, किस्मत खराब समझो या अच्छी समझो। कुछ लोग तो गाली देते होंगे अभी यार कटा हुआ है, पता नहीं क्यों पढ़ा देते हैं, है ना। मेरे गाली मुझे क्या, सेम टू यू व्यक्ति हूँ, अच्छा मेरे लिए, बुरा तेरे लिए, बना लिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा यहाँ पर कहानी ये थी कि मैं आप लोगों को एटॉमिसिटी के बारे में बता रहा हूँ। एटॉमिसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आप एक बार में देख पा रहे हो। जैसे कि आपके पास हीलियम है, ये बेटा एक ही तो एलिमेंट है ना यहाँ पर इस समय पर। तो जो हीलियम है ये मेरे पास क्या है बेटा, मोनो एटॉमिक है। नियॉन भी मेरे पास मोनो एटॉमिक है। लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट आपको डबल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट मेरे पास क्या है, ये डायएटॉमिक है बेटा। अब जैसे ओजोन है तो ओजोन O3 की फॉर्म में आता है, तो बेटा ये क्या हो गया, ट्राइएटॉमिक। तो इनकी एटॉमिसिटी आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली चीज तो है नहीं। अब जैसे P4 है तो P4 क्या होता है, टेट्राएटॉमिक। हाँ, इसके आगे आप लोग जैसे S8 हो गया, ये पॉलीएटॉमिक। तो मतलब इससे आगे आप ऐसे लिख सकते हो, वो पॉलीएटॉमिक। तो एटॉमिसिटी समझ में आ गई, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप कंपाउंड पे देख पा रहे हो उसके हिसाब से आप उसकी एटॉमिसिटी को डिफाइन करते हैं। एटॉमिसिटी हमारे पास मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, इन सब की फॉर्म्स में अलग अलग होती है। अब अगर आपसे कहेगा कि वाटर में कितने एलिमेंट हैं तो आपका आंसर क्या आएगा,
तो आप कहोगे सर वाटर में एलिमेंट्स तो आप लोगों के पास दो ही हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब आपसे पूछिए कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे सर 3 हैं, 2 तो हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन। समझ में आया? और वाटर क्या है सर? ये एलिमेंट जब आपस में बनाते हैं तो क्या मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। तो वाटर एक कंपाउंड है जो कि किसका मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ है। ये यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा गया है। अब ये किस रेशियो में कंबाइन होता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। एन ऐसे अमोनिया है NH3, तो यहाँ पर देखो NH3, तो नाइट्रोजन 14:3, ये इसका रेशियो होता है 14:3। कहीं पे भी हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको सिखा दिया था, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 32, तो 12 रेशियो 32, 4 3 या 12 बोल दो। सर वो एन के बाद क्या लिखा है? किसके बेटा? वो एन के बाद एन के बाद यहाँ नहीं सर, वो नाइट्रेट के बाद मुझे नाइट्रेट उड़ा दिख रहा है। एन सर वो देखो H3 क्या है? वो क्या NH3 है? वो अमोनिया है। नाइट्रेट दिख रहा है सर उसको। तुझे बहुत नाइट्रेट दिख रहा है आजकल। सुधार दूंगा बेटा, अभी देखूंगा पापा को आते वीडियो के। अंकल देखो इसे रेडी जानते हैं, पुलिस में है ना, बता देंगे बेटा पापा। सुधर जा। सर किसी ने कमेंट कर रखा था आपकी वीडियो पे। सर ये था इनमें से किसी ने कमेंट किया था ये? अच्छा यही पता था रेट महंगा होगा। अच्छा चलो बेटा कुल मिला के ये मस्ती कर लो, लेकिन इतना हाई फाई तो मत जाओ। 9th क्लास वाली मस्ती करो ना, तुम तो 12th वाली कर रहे हो। ये हैं बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास मास रेशियो। इसमें तो इतना कुछ है नहीं। रेशियो बाय मास 8:16, तो ये तो हम लोगों ने कर ही लिया 1/2 सिंपल रेशियो। H2O का सिंपल रेशियो कैसे निकाला है मैं देख ही लिया है ना, जैसे इसने बोल रखा है H2O का सिंपल रेशियो निकालोगे तो H2 का मास कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? मतलब H का 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन कंबाइन किस फॉर्म में होता है? H2O, तो 2:16 यानी कि 1:8 है। तो जो हमारे पास मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास आएगा वो आपको निकालना, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? देखो मास रेशियो 1:1 आ जाएगा हाइड्रोजन का। भाई मास जो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है वो 1 है और कितने हाइड्रोजन है? 1, तो इसका कितना आ जाएगा? 1। दूसरा टेबल दे रखा है वो ऑक्सीजन का दे रखा है, ठीक है? मास रेशियो, ऑक्सीजन कितने मास से कंबाइन हो रहा है? 8 ग्राम मास से, और कितना होता है ऑक्सीजन का मास? 16, तो कितना आ गया? 1/2। ये ऑक्सीजन का मास रेशियो है, ठीक है? तो सिंपल रेशियो कितना आ जाएगा? 1/1/2। तो ये 2 इधर पहुंच जाएगा, इसलिए 2:1, इसलिए हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1। इतना अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो अभी हम लोग आगे फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, वहाँ पे जान जाओ। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये समझाने का तरीका है, आपको बॉक्स में दे रखा है तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया था। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप थोड़ी देर का इंतजार करो, आगे जब हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तब हमारे पास ये सारी चीज़ें दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज एन आयन। आयन का है, मैंने आप लोगों को पहले दिन लेक्चर में आयन के बारे में बता दिया था। आयन हमारे पास एक नॉर्मल एलिमेंट ही होता है जिसमें हमारे पास 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। एक, अगर हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने पास से, जैसे कि आयन हमारे पास है, तो आयन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता। क्या आता है? एक पॉजिटिव चार्ज। और ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ये किसी इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और नेगेटिव चार्ज आने पर इस स्पीशीज को हम लोग एनायन बोल देंगे और पॉजिटिव वाले को क्या बोल देंगे? कैटायन बोल देंगे। यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ है।
क्लियर है? अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास कब बनते हैं, पहले इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास तब बनते हैं जब आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस का मेल मिलाप होता है। जैसे कि आपके पास पॉजिटिव के केस में आपका आता है Na पॉजिटिव, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव का मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका नेगेटिव हो गया। हालांकि चैप्टर 4 में आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएंगी कि कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता क्यों है और कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए, समझ के चलिए कि आपका Na पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और Ca नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये आपके पास आयंस हैं, और जब आयंस कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे NaCl, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल ले लो कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। NaCl तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। NaCl सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या कह रहा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2 ऐसा पावर होता है। NaCl नमक होता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो सफेद पाउडर तो नहीं सूंघने लगा लग रहा है तो पाउडर सूंघ रहा है आजकल, सो क्या है, अभी सो रहा है मुझे लग रहा है। नहीं सर। चलो Ca2 प्लस और O2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखो इधर बेटा, ये आयंस हैं, ये कंबाइन होके क्या देंगे, CaO, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फर का मिलके बना होगा, है ना, Mg2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, तो ये MgS दे देगा। मैग्नीशियम सल्फेट बोलता तो SO4 नेगेटिव हो जाता। ये सारी कहानी आपके पास आ जाती है। अब इनका मास क्या होगा, देखो सोडियम का मास कितना होता है 23 रेशियो, क्लोरीन का कितना मास आया होगा 35.5, तो ये इस मास में कंबाइन हुआ होगा। यानी कि 23 ग्राम एक पूरे कंपाउंड में NaCl के आपके पास 23 मास यूनिट किसकी होंगी, Na की, और 35.5 किसकी होंगी, Cl की। अब सर ये पॉइंट मास कैसे आ गया, पॉइंट मास कैसे आ गया, अगर इसका आप जवाब चाहते हैं तो आप टेंशन ना लें, जब हम लोग अगली क्लास में NCERT के सारे क्वेश्चंस करेंगे तब हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, ठीक है। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूले में आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। देखो एलिमेंट की वैलेंसी किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, एक्चुअल में एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से वो या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, जो हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। मैं यहाँ पर भी करा देता, बट जैसे जैसे NCERT ने बोला है वैसे वैसे अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि आपको वैलेंसी यहाँ पे दी नहीं है। इसने बोला था कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, और ये कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है ये हमारे पास बोला गया है। देखो एक चीज़ इसने बोल रखी है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है। ये कहता है ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स। एक आदमी है उसके 2 ही हाथ होते हैं, ऊपर वाले क्या है नीचे तो पैर 2 ही होते हैं, क्या नीचे वाले बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बोल रहा है नाइट में ज़्यादा थक गया था, बोल रहा है ये तो समझ रहे हो तो ये ना मेरे को बोल रहे हैं कान में आ गई थी, रात में थक गया था मैं, अभी सो रहा हूँ। अच्छा रात को क्यों थक गया था बेटा, नहीं सर ये होगा सादा सेटअप लगा साथ बनाया आपको मिलके पढ़ाई करना। वो कह रहा था रात थक गया था, वो कह रहा था मेरे साथ है तुम दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या करें? अच्छा देखो इधर ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज 8। ऑक्टोपस के पास कितने हैं 8 हाथ हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच
होल्ड ऑफ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल 8 आर्म्स एंड बोथ आर्म्स ऑफ ह्यूमंस आर लॉक्ड। मतलब एक ऑक्टोपस को ऐसे कैच करना है कि सभी जो आदमी हैं उनके दोनों के दोनों आर्म लॉक हो जाएं और ऑक्टोपस के भी 8 हाथ लॉक हो जाएं। तो क्या कर सकता है एक ऑक्टोपस, कितने ह्यूमंस को साथ बात कर सकता है? 4 ह्यूमंस के साथ, क्योंकि भाई 2-2 हाथ ले लेगा। तो क्या बना लिए ऑक्टोपस के O और H के 4। तो ये क्या बताया जा रहा है कि भैया ऑक्टोपस ने ह्यूमंस के 4 के साथ बॉन्ड बनाया। तो जो हमारे पास बॉन्ड बनाया जाता है हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास बताना चाह रहा है वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ बेटा, मैं आप लोगों को जो कराऊंगा राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, उसमें मैं आप लोगों को कुछ कंपाउंड दे दूंगा, कुछ एलिमेंट दे दूंगा जिसकी आप लोगों को अभी के लिए वैलेंसी याद करनी है। हालांकि वैलेंसी आपके पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन जब हमें केमिकल फॉर्मूले लिखने होते हैं तो उसके केस में हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ एलिमेंट जिनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है वो लिख रहा हूँ। पहला है हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी रहेगी 1, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास लिथियम, इसकी वैलेंसी 1, सोडियम, इसकी वैलेंसी 1, पोटेशियम, इसकी वैलेंसी 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 2, कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2। नेक्स्ट आता है मेरे पास एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी आपके पास कितनी होती है बेटा? 3। नेक्स्ट आता है कार्बन, इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है बेटा? 4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है ऑक्सीजन की, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, सल्फर की, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। इसके अलावा आपको याद रखनी है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी जो वैलेंसी होती है बेटा ये कितनी होती है हमारे पास? 1, ठीक है। हैं? आज मैच तो नहीं है, कल है बेटा, ठीक है। नोटिफिकेशन तो आती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कहानी आप लोगों को नॉर्मल एलिमेंट्स की तो याद रखनी है। हालांकि ये माइनस में होंगी, ये माइनस में होंगी, ये प्लस में होंगी। ये कैसे प्लस माइनस का पता लगाएंगे हम लोग चैप्टर 4 में लगाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ कंपाउंड की डायरेक्ट आपको वैलेंसी याद रखनी पड़ती है। जैसे कि कार्बोनेट के लिए आपके पास वैलेंसी 2, हालांकि -2 होती है पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रेट की आपके पास जो वैलेंसी आती है वो हमारे पास 1 आती है बेटा, ठीक है। सल्फेट की जो आपके पास वैलेंसी आती है वो आपके पास 2 आती है। हाइड्रो ऑक्साइड की आपके पास जो वैलेंसी आती है बेटा 1 आती है, ठीक है। और इसके अलावा बताइए आपके पास और कोई जो आपके उसमें दे रखे हो बुक में। वैसे पोटेशियम, सोडियम इतने सारे आपको याद नहीं करने, जो ज़्यादा याद करने मैंने आपको बता दिए। हाँ, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मल्टीपल इसमें दिखाते हैं, लेकिन ऐसे केस में हम लोग क्या करने से आयरन का हमारे पास 2 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है। और जो एलिमेंट का बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमें नहीं समझ, बस आपको 2 याद कर लेना है, 3 वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो आयरन की जो हमारे पास 3 फॉर्म होती है इसे हम लोग बोलते हैं फेरिक आयन, और जो 2 फॉर्म होती है इसे बोलते हैं फेरस, ठीक है। ऐसे ही कॉपर में भी होता है बेटा, कॉपर भी हमारे पास मल्टीपल दिखा सकता है, यानी कि ये +1 भी दिखा सकता है और 2 भी दिखा सकता है, ठीक है। जो 2 वाला होता है बेटा इसे हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक आयन बोलते हैं 2 वाले को, और जो 1 वाला होता है बेटा इसे क्या बोलते हैं? क्यूप्रस आयन, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड और तो नहीं दे रखे, नहीं और ज़्यादा नहीं दे रखे। हाँ, ये आपको दे रखे हैं सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। हाँ, फॉस्फेट का पूछ लेते हैं। PO4 ये 3 वैलेंसी, वैसे 3 नेगेटिव होती है पर आप लोग अभी 3 याद रखेंगे। और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, OH की -1, HCO3 ये बोलेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि कुछ एलिमेंट हमारे पास कैसे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा,
आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें नाम कैसे लिखना है। एक्चुअल में आप लोग अभी छोटे हो और आप लोगों ने अभी मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो आप लोग याद रखना मेटल का पहले लिखेंगे और नॉन मेटल का बाद में लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर आप लोगों की सहूलियत के लिए ऐसे सिंबल लगा दे रहा हूँ, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसको आप मान के चलना कि आपके पास ये क्या है, नॉन मेटल है, और ये वाला जिसके ऊपर ये है ये हमारे पास क्या है, कार्बन। वैसे तो नॉन मेटल नहीं आता, ठीक है, ये नॉन मेटल, ठीक है, कॉपर प्लस में ये प्लस है। हाइड्रोजन मेटल है, हाइड्रोजन तो बेटा दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मेटल और नॉन मेटल डिपेंड करता है। जनरली इसको स्टैंडर्ड लेते हैं इसलिए प्लस में, ठीक है। अब देखो आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। केमिकल फॉर्मूले लिखते समय अगर आप लोगों ने सही से वैलेंसी याद करी होंगी, यहाँ तक दिख तो रहा है बेटा कैमरा में, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले लिखते समय हमारे दिख रहा है, हाथ रखना एक बार, ये फोर नहीं दिख रहा, सी दिख रहा है। सी दिख रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखते समय एक कैटायन को आप लिखेंगे, दूसरे एनायन को आप लिखेंगे। एक किसको लिखेंगे, कैटायन को, और दूसरे एनायन को। अब देखो कैटायन का मतलब क्या है हमारे पास, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो, तो देखो बेटा सोडियम की सिंबल होता है Na और इसका सिंबल होता है Ca। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1। जो सिंबल आपने लिखे हैं इस सिंबल के बाद आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा Na1Cl1। इसको आप सिंपल क्या लिख देंगे, NaCl। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल पता होने चाहिए। इसमें जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल, और मेटल जनरली लेफ्ट में लिखा जाता है और नॉन मेटल राइट में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास इसका काम कैसे है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड Ca और O, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Ca2O। लेकिन बेटा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आप लोगों के पास एलिमेंट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई जरिया मिल रहा है तो आपको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सिंपला CaO, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो भैया सिंपल आ जाएगा CaO, ठीक है। नेक्स्ट आपसे अब हम लोग थोड़ा सा एक लेवल आगे चलते हैं जिसमें हमें बनाना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखो बेटा मैंने आप लोगों को मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखा रखी है +2 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी डाल दीजिए 2। क्या मैंने आपको हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी लिखा रखी है 1? मैंने पहले कहा था प्लस माइनस से हमें भी मतलब नहीं, तो यहाँ पर आप 1 डाल दीजिएगा। दोनों के केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Mg पे तो 1 है, अब ये OH2 बेटा ये गलत है, वो पूरे ब्रैकेट लगा। हाँ जी, अगर आप इसको OH पे ऐसे 2 लिखते हैं तो इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को 2 दिया है और ऑक्सीजन के साथ नाइंसाफी करी। तो जब भी आपके पास ऐसे कंपाउंड आएंगे ऐसे केस में आप इनको ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, कैल्शियम की 2 NO3 की 1, तो Ca के ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसको इधर और NO3 इसका होल। तो बेटा ये आप लोगों के पास फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है। मैंने कहा कैल्शियम फॉस्फेट, आइए इसका देखते हैं। तो सर कैल्शियम फॉस्फेट का आपने बताया था PO4, फॉस्फेट का आपने क्या बताया था PO4, कैल्शियम का सर आपने बताया था 2 और फॉस्फेट का आपने बताया था 3। तो सर इसमें तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Ca पे 3 जा रहा था, तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। अब देखो
कैल्शियम के आगे आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, बात एक है, क्योंकि कैल्शियम एक पूरा एलिमेंट है, कैल्शियम एक पूरा एलिमेंट है, तो आप ये लिख दो तो भी चलेगा, बट अगर ये ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी और ए आपके पास एक पूरा एलिमेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको क्या दे दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट, एक एल्यूमिनियम दिया और एक सल्फेट दिया। सल्फेट की मैंने लिखी है 2 नेगेटिव होती है बेटा इसकी, एल्यूमिनियम की मैंने लिखी है +3 होती है, तो प्लस माइनस से मुझे मतलब तो है नहीं, वैलेंसी इसकी 3 इसकी 2, तो यहाँ से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Al का तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोल रखा है अमोनियम सल्फेट, तो ठीक है, अमोनियम सल्फेट NH4 का मैंने लिखा है, नहीं लिखा, तो अमोनियम के ऊपर चार्ज 1 होता है, तो ठीक है, अमोनियम सल्फेट इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 2, ऐसे कर देना, तो क्या आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बन जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप लोगों के पास और भी जैसे कंपाउंड दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, उनके आप एग्जाम्पल आराम से बना लेना। जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो Na और O, सोडियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा बेटा, Na और O, Na का 1 O का 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो Na2 और O। याद रखना जो भी नंबर आप ऐड करेंगे नीचे ही करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ठीक है, एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl, एल्यूमिनियम का कितना होता है 3, क्लोरीन का 1, ऊपर देख लेना, इधर क्लोरीन है, इधर एल्यूमिनियम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा AlCl3। नेक्स्ट देखिए किसका बोल रखा है सोडियम सल्फाइड, तो सल्फाइड होता है S, सल्फाइड S, सल्फेट SO4, तो सोडियम सल्फाइड Na और S, Na की 1 S की 2, तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा Na2S। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास किसका दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हो तो गया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हो रखा है। अगला क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। ए इसके बाद उल्टा दे रखा है, इसने बोल रखा है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है CaCl2, नहीं बनाया, इधर बनाया था, देखो भाई CaCl2, इसका नाम कैल्शियम, और क्लोरीन जब एनायन के साथ होता है इसका नाम होता है क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपके साथ दे रखा है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, K2 पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम, SO4 का मतलब सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट दे रखा है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट्स join together with the help of strong attractive force in between them such that they form a specific molecule, then it is termed as its chemical formula। ठीक है, तो वो उसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। देखो मैंने बोला था ना नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, H2S 2 एटम हाइड्रोजन के, किसका पर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, पर नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो नंबर ऑफ एटम 2 तो हाइड्रोजन के हो गए, एक सल्फर का हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें हो गए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो 2। नेक्स्ट है PO4 3 नेगेटिव। अब देखो चार्ज को नहीं गिनते, बस एक P का 4 ऑक्सीजन का 5 एटम है, एलिमेंट इसमें ही 2 है, एक P है और एक 3 है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। हाँ, अगर वो दिया होगा CaNO3 ब्रैकेट 2, तो उसमें कितने एटम होंगे? गुड क्वेश्चन, इसने पूछा बेटा CaNO3 होल ट्वाइस, इसमें कितने एटम होंगे। देखो कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, तो 1 + 2 + 6, तो कितने होंगे बेटा 9 एटम होंगे, लेकिन एलिमेंट तो हमारे पास 3 होंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये कहानी थी। इसके आगे का आई होप मैं आपको पूरा चैप्टर करा चुका हूँ। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन हैं, जिसको हम लोग किस में कर लेंगे, आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे और अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।
तो तुम जो से 50 मिनट बोले वाले इससे क्या होगा, 30 बदल दिए।